तो मनसुख भाई यहाँ तो मेरा बोलना बनता है कि मैं आपको बुलाई, ये सच्चाई नहीं है, बहुत मशक्कत करनी पड़ी आपको यहाँ पर लाने की। मैं कहती हूँ मनसुख भाई इतनी बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, कोविड के समय देश की कमान संभाल रहे हैं, अभी आप लोग कॉमनवेल्थ करवा रहे हैं, ओलंपिक्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ऊपर इतने इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर क्यों मीडिया से इतना बचते हैं मनसुख भाई? क्यों नहीं आते? क्यों मुझे इतनी मिन्नत करनी पड़ी? आपको भी पता है क्या क्या हुआ है आपको यहाँ पर लाने के लिए। नहीं मेघा जी, जो मैं आ गया ना तो मैं आता भी रहूंगा, मिलता भी रहूंगा, क्योंकि मेरा काम है मोदी जी के लक्ष्य को अचीव करना। जी। जब कोविड में मुझे जिम्मेवारी दी थी जी। तब मेरा काम था कि मैं मेरे देश में, क्योंकि मुझे तो पता है जब शुरुआती दिनों में मैं दुनिया से बात करता था, दुनिया के साइंटिस्ट से बात करता था, तो कहते थे इंडिया इज ए बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके देश में जितना मृत्यु होगा उसके आधार पर दुनिया का फिगर तय होगा। अंतोगत्वा 1 साल के बाद कोविड खत्म हुआ तब पर मिलियन पॉपुलेशन पर सबसे कम डेथ कोई देश में रजिस्टर हुआ हो, इस देश का नाम भारत था दोस्तों। और दुनिया ने, मुझे एक प्रसंग याद आता है, मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए गया था। सामान्यतः तो बिल गेट्स आते थे तो हम उसको पहले अपॉइंटमेंट लिख कहते थे कि हम मिलना चाहते हैं। हाँ। लेकिन बिल गेट्स ने मेरी अपॉइंटमेंट के लिए लिखा था कि आई वांट टू मीट टू यू। क्या बात है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हम मिले। हाँ। हम तो भारतीय हैं, कोई मिलने के लिए आता है तो खड़ा होता है, गेट तक लेने के लिए जाता है, तो मैं भी खड़ा हुआ, गेट तक लेने के लिए गया और उन्होंने मेरे साथ हैंडशेक करते वक्त कहा, कॉन्ग्रेचुलेट इंडिया, यू हैव डन गुड कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ड्राइव। ये मेरा काम है भाई, इस पे तो तालियां बनती हैं, है ना। ये तो हमें नहीं पता था कि बिल गेट्स ने आपसे ये कहा, बट उस वक्त की मैनेजमेंट जबरदस्त थी। आप खत्म करिए अपना जवाब, मैं आगे बढ़ूंगी सर। आप कुछ कह रहे हैं? तो मेघा जी, ऐसे मेरा काम है, मोदी जी लक्ष्य तय करते हैं, ये लक्ष्य को पूरा करने के लिए काम करना। मोदी जी चाहते हैं कि देखो, ये बहुत क्लैरिटी के साथ, ये कोई मोदी जी ने जब देश अमृत वर्ष महोत्सव मना रहा था उस वक्त रेड फोर्ट से कहा कि मुझे विकसित भारत बनाना है, विकसित भारत के लिए 5 प्रण की बात करी और उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं अकेला नहीं, 140 करोड़ की जनता एक साथ में मिलके संकल्प लेंगे। पहला प्रण। दूसरा प्रण, हम गुलामी की मानसिकता को छोड़ देंगे। तीसरा प्रण, हम विरासत से प्रेरणा लेंगे। चौथा प्रण, हम कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे। 5वां प्रण जो मैं कर रहा हूँ, देश के 140 करोड़ की जनता देश के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, तब जाके विकसित भारत बनेगा। तो ये कर्तव्य का निर्वहन मेरा है कि मुझे दिया है श्रम शक्ति और युवा शक्ति को चैनलाइज करके विकसित भारत में कैसे सहयोगी हो। तो आप तो मुझे मिलती रहती है, मैं ये नौकरी में लगा हुआ हूँ, करता रहता हूँ, यही मेरा काम। बिल्कुल। आपकी परमिशन से एक छोटा सा पॉलिटिकल सवाल, फिर आपके मंत्रालय पे आऊंगी। कल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए हैं नए, ये आकलन था कि नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है? कुछ भी आइडिया था? आप लोग को बड़े मंत्री हैं आप लोग मोदी कैबिनेट में। स्वागत है नितिन जी का, भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय कार्यकारिणी, नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने। किसी को इस नाम का अता पता ही नहीं था सर, इसलिए पूछ रही हूँ। कितने तो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है, आपके मंत्रालय पे आते हैं सर। 2030 में आप लोग कॉमनवेल्थ करवा रहे हैं, आप लोग ने लेटर ऑफ इंटेंट ओलंपिक्स के लिए भी दे दिया है। 2036 एक आशा है कि 2036 हम ओलंपिक्स भी होस्ट करेंगे। सर देखिए, दोनों चीज़ों की, और द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑल्सो, एक तरीके से क्रेडिट आपको भी जाता है मनसुख भाई। कितनी बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं भारत के लिए, अगर फाइनली हम देखिए 2030 में कॉमनवेल्थ हम 20 साल के बाद कर रहे हैं, और 2036 में अगर ओलंपिक्स हो गया तो ये पहली बार होगा, कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखो, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है जी। देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। ये नए भारत के सिम्टम है, विकसित भारत के सिम्टम है। कोई व्यक्ति पैसा कमाता है, बड़ा होता है, तो कैसे पता चलता है? वो अच्छा घर बनाएगा, ओडी गाड़ी खरीदेगा, अच्छे कार्यक्रम करेंगे,
तो हमको लगता है कि व्यक्ति बड़ा हुआ है, पैसा पैसा कमाया है, ऐसा हम नोटिस करते हैं। ये देश डेवलप्ड कंट्री की दिशा में आगे बढ़ रहा है जी। ये उसका सीक्वेंस का एक पार्ट है। हम भी बड़ी इवेंट होस्ट कर सकते हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल कॉमनवेल्थ के इक्विवेलेंट थोड़े ही समय पहले हमने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स का आयोजन करा था जी। उसमें भी 78 कंट्री से पैरा एथलीट आए थे। पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप थोड़ी मुश्किल इसलिए होती है कि उसमें पैरा एथलीट आते हैं, उसके लिए रहने की व्यवस्था अलग करनी पड़ती है, उसका इक्विपमेंट अलग होता है, उसकी संभाल अलग तरीके से रखनी पड़ती है, उसका लॉजिस्टिक की व्यवस्था अलग करनी पड़ती है। तो जब पैरा एथलेटिक्स फेडरेशन के साथ बात चल रही थी तो उसके मन में था कि भारत कर पाएगा। भारत ने बहुत सरलता से, आसानी से, बिना शोर बकोर करे अच्छी तरह से कर दिया जी। वैसे ही कॉमनवेल्थ के पहले वर्ल्ड पुलिस गेम्स का भी आयोजन, उसका भी बिड भारत ने जीत लिया है। ओके। वो कॉमनवेल्थ से थोड़ी बड़ी है, वो भी इंडिया में आयोजित होनी है। उनके बाद कॉमनवेल्थ का मैं बिड जीत लिया है। अच्छी तरह से आन बान शान से कॉमनवेल्थ गेम हम इंडिया में करेंगे और उसके बाद ये तीनों को हमने लाइन अप कर लिया है। अभी हमने ओलंपिक्स के लिए बीड करा है जी। तो हमारा बीड मजबूत बनता है क्योंकि ये सब सीक्वेंस का पार्ट एक ओलंपिक्स भी हो सकता है। ऐसी बात हम इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल के सामने रख सकते हैं। क्योंकि ये जैसे आपने अब बात कही सर, एक पूरी लिस्ट है। मेंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी हमने किया, पैरा एथलेटिक्स जैसे आपने कहा पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप हमने किया, मेंस ओडीआई क्रिकेट हमने किया, वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप हमने किया। तो भारत एक टॉप इंटरनेशनल स्पोर्टिंग डेस्टिनेशन के जैसे आगे बढ़ रहा है। आपको ऐसा लगता है या आपको लगता है कि बहुत और काम की जरूरत है? देखो, भारत दुनिया में बेस्ट स्पोर्टिंग नेशन बन सकता है। उसका दो रीजन है। इंडिया में डाइवर्सिटी है। देखो, कई स्पोर्ट्स आपको विंटर में कराना है तो आप यूरोप में नहीं करा सकते हो। हमारे यहाँ एक ही टाइम पर 3 सीजन होती है जी। आपके यहाँ हाई एल्टीट्यूड वाले हिमालयन भी है, आप स्नो गेम्स वहां करा सकते हो। आप एक ही टाइम पे आप हिमालयन में जाएंगे तो स्नो फॉलिंग होगा। यही टाइम में आप वेस्ट इंडिया में जाएंगे तो राजस्थान के रन में, रेगिस्तान में 45 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर भी होगा। और यही टाइम में आप तमिलनाडु में जाए तो रेनी सीजन भी चलती होगी। ये डाइवर्सिटी हमारी है। दूसरा, स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी देश में स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, पीएसयू के पास है। कई प्राइवेट सेक्टर ने भी अच्छा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा है। और अभी देश में जो कोई भी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा सब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। आपने देखा होगा हमारा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मोंडो ट्रैक लगा हुआ है। दुनिया के बहुत कम कंट्री के पास मोंडो ट्रैक है और कोई भी एथलीट है उसको मोंडो ट्रैक पर खेलना अपने लिए गौरव महसूस करते हैं। ये भारत आज के दिन में कर सकता है। इसलिए इंडिया दुनिया के लिए स्पोर्टिंग के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। ओके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।